परेश कुमार। प्रणाम बाबा जी। आपने गोल्डन स्पैरो चैनल शुरू किया था जब, तभी मैंने एक पत्र आपको लिखा था। शायद किसी वजह से अब तक पहुंच नहीं पाया। उसमें मैंने मेरे गुरु ने कही हुई एक बात लिखी थी। वो बात यह थी कि कोई एक आध्यात्मिक व्यक्ति इस देश की गद्दी पर आएगा, तभी इस देश की किस्मत बदलेगी। आपने गोल्डन स्पैरो की शुरुआत की तो एक उम्मीद सी जगी थी। पहली बात को ध्यान से समझना, जो आपके गुरु ने बताया कि कोई आध्यात्मिक व्यक्ति गद्दी पर आएगा, वह देश को खुशहाल करेगा। अच्छी तरह से सुन लो, कान खोल के सुन लो। कम से कम वह आध्यात्मिक व्यक्ति मैं तो नहीं हूं। कहीं चूक गए? हाँ, गोल्डन स्पैरो मैंने जरूर चलाया, अब भी चल रहा है। लोग उसमें फॉर्म भर रहे हैं और भरते जाओ आप। मैं गद्दी पर तो नहीं बैठूंगा। सूक्ष्मता से आप समझेंगे तो पाएंगे कि मैं पिछले जन्म में मोहनदास गांधी था। तब गद्दी उपलब्ध थी, सब कुछ था मेरे अधिकार क्षेत्र में, लेकिन गद्दी तो मैंने तब भी नहीं ली जबकि कोई अवरोध नहीं था। लंदन से बैरिस्टर था, पढ़ा लिखा था, अनपढ़ भी नहीं था। गद्दी की कामना तो पिछले जन्म से ही समाप्त होनी शुरू हो गई थी। लियो टॉलस्टॉय का एक वचन है कि कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शैडोज बिफोर। आने वाली घटनाएं अपनी परछाइयों को पहले से फेंकना शुरू कर देती हैं। मैं गांधी था, हूं नहीं। आज तो मैं विजय वत्स हूं। और गांधी ने ही गद्दी स्वीकार नहीं की, जबकि गांधी एनलाइटेंड नहीं थे। तो विजय वत्स गद्दी को कैसे स्वीकार कर सकता है जबकि वो एनलाइटेंड हो चुका है 28 अक्टूबर 1985 को। पहली बात आप समझ लो अच्छी तरह से, वह व्यक्ति मैं तो नहीं जो राज करूंगा और गद्दी पर बैठूंगा, क्योंकि मैं तो पहले से ही उस विराट साम्राज्य का राज कर रहा हूं। सही राज्य है आनंद की दौलत, उसका कोई पारावार नहीं। मैं भला राजनीति के कीचड़ में क्यों आऊंगा? यह बात तो आपकी बुद्धि में समझा आती ही होगी। राजनीति के कीचड़ में लोभी व्यक्ति फंसता है। लोभ आपको दिखाता है और आप उस लोभ में फंस जाते हो। राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यक्तियों के भीतर भोग विलास की कामना होती है।
लेकिन ऐसा कुछ भी माहौल तुम मेरे इर्द गिर्द नहीं पाओगे। फिर मैंने क्यों किया राजनीतिक चैनल? मैंने इस व्यवस्था को बदलने के लिए किया, और उससे आपको फर्क भी नहीं पड़ना चाहिए। मैं शुरू से बोल रहा हूं कि गद्दी तो मैं नहीं लूंगा, लेकिन आपकी व्यवस्था को ठीक कर दूंगा। और आपको मतलब होना चाहिए व्यवस्था के ठीक होने से। गद्दी पर कौन बैठा है, इससे आपको कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। मेरी निगाह में है व्यक्ति जो इसके काबिल हैं। भारत भूमि इतनी अनाथ नहीं हो गई है, इतनी लाचार नहीं हो गई है कि उसके भीतर भारत को चलाने की क्षमता रखने वाला कोई व्यक्ति ही ना हो। बहुत बड़ी बड़ी क्षमताओं वाले लोग पड़े हैं जो मेरी निगाह में हैं। इसलिए सारा खुरापाती सिस्टम देखकर और लोगों की कराहना देखकर, एक तानाशाही रवैया देखकर, और तानाशाही रवैये के पीछे कुछ नकारात्मकता से भरे हुए लोग, आलसी टाइप के, जो करते कुछ नहीं, करना चाहते कुछ नहीं, लोभी, लालची, कामी, क्रोधी, इस प्रवृत्ति के लोग आज राज कर रहे हैं। देखिए, कुछ अपवाद भी हैं। भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी आपको कुछ लोग ऐसे ईमानदार मिल जाएंगे, ऐसे टैलेंटेड मिल जाएंगे जो भारतवर्ष को बखूबी चला सकते हैं। लेकिन बात तो यह है कि मौजूदा प्रधान सेवक उनको ऊपर नहीं उठने देता। यही मुसीबत है। मौजूदा प्रधान सेवक को यह आत्ममुग्धता हो गई है, इसे ही नार्सिसिस्टिक कहते हैं। आत्ममुग्धता कि मैं हूं बस, सिर्फ, और दूसरा कोई नहीं। लेकिन इसने कभी नहीं सोचा कि व्यक्ति कभी न कभी तो मरता है, और अगर तुमने अपने रहते हुए कोई अपना काबिल व्यक्ति पैदा नहीं किया तो देश का होगा क्या आपके जाने के बाद? और वह कोई भी पल हो सकता है। बड़ी से बड़ी मूर्खता इस व्यक्ति ने की। खैर, इसका झूठ बोलना, इसका घने वायदे करके, झूठे वायदे करके एक भी ना निभा पाना, और योजनाएं लागू कर देना और योजनाओं का सिर्फ प्रचार करना, कार्यान्वित न करना, सिर्फ झूठ ही बोलना, सत्य कभी ना बोलना, ऐसी ऐसी बातें करना जो साइंटिफिकली गलत है। मेरे खून में सिंदूर बहता है, ये सिंदूर पारा होता है। पारा जिसके शरीर के अंदर बहना शुरू हो जाए वह आदमी 2-3 दिन में मर जाएगा। नाले से गैस निकलता है, बादलों में राडार देख नहीं सकता। ऐसी ऐसी मूर्खता भरी भविष्यवाणियां, और फिर खुद ही ये कर देते हैं और खुद ही ये प्रचार कर देते हैं। यही तो गांधी के साथ हुआ। आज जब एपिस्टिन फाइल्स खुल रही हैं तो उसमें ये डर क्यों रहे हैं लोग कि हमारा नाम आ गया तो फिर हमारी बनी बनाई छवि जो हमने कागजी घड़ी है वो खत्म हो जाएगी। मैंने ये चैनल की शुरुआत
किसी कारण से की थी। राजनीतिक तंत्र भ्रष्ट हो गया है, भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पे है। लोभ और लालच परिग्रह का मन प्रत्येक व्यक्ति के भीतर है, जोड़ लूं जितना हो सके। और यह व्यक्ति यह कह के आया था कि मैंने परिवार को छोड़ दिया देश के लिए। यह बात तथ्यगत नहीं है। भला परिवार छोड़कर भी कोई व्यक्ति देश की सेवा कर सकता है? सिर्फ छोड़कर ही देश की सेवा कर सकता है। बहुत से महान पुरुषों ने शादी भी की और देश सेवा भी की। फिर आप सावरकर को कहते हैं कि उन्हें देश सेवा की। वो तो गृहस्थ थे, उन्होंने तो शादी करवाई थी। फिर उनको किस कैटेगरी में रखेंगे? महात्मा गांधी के 4 पुत्र थे, शादी भी करवाई थी, उसको किस कैटेगरी में रखेंगे? ऐसी अनाप शनाप बातें करके लोगों को गुमराह करना, यह सिस्टम खराब हो गया है, भ्रष्ट हो गया है। इसलिए मैंने इस चैनल का निर्माण किया और आप इस चैनल के लगातार मेंबर बनते जाओ। मैं गद्दी तो नहीं संभालूंगा, लेकिन मैं तंत्र ऐसा बना के दे दूंगा आपको कि जो आपको खुशहाली दे दे। और वास्तव में आप खुशहाली ही चाहते हो, कोई व्यक्ति दुखी होना नहीं चाहता। मैं आपकी ये भीतरी इच्छा पूरी कर दूंगा कि आप खुशहाल हो जाओगे। मैं ना किसी का धर्म बदलूंगा, ना संप्रदाय बदलूंगा, ना किसी के मनोभावनाएं बदलूंगा। मैं कहूंगा सब ठीक है, लेकिन देश को अच्छे से चलाने का आयोजन कर दूंगा। आपके गुरु के गुरु ने जो कहा वो ठीक कहा, और वह व्यक्ति मैं नहीं हूं। ये तो साफ है बात कि जब कोई ईमानदार व्यक्ति चौकीदार होगा, वह कम से कम आपके शटरों के ताले नहीं खोलेगा। जग जाहिर है बात, ये कोई नई बात तो है नहीं कि आपके गुरु के गुरु ने बता दी। यह बात तो सत्य है कि जब कोई ईमानदार व्यक्ति गद्दी के ऊपर बैठा होगा तो विकास होगा। जब कोई झूठा, पाखंडी, कागजी बातें बोलने वाला, रिहर्सल करने वाला, सर्कस करने वाला, दिखावा करने वाला, घूमने फिरने वाला, सिर्फ योजनाएं बनाने वाला कि कैसे अगला चुनाव जीत लें, यह देश सेवा नहीं होती। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, किसी मित्र ने भेजा कि वंदे मातरम 3 मिनट 10 सेकंड तक पढ़ा जाएगा। कितनी शर्म की बात है। तो रोजगार का क्या हुआ? रोजगार का क्या हुआ? कहाँ जाएं ये बेरोजगार, जिन्होंने इतनी मेहनत करके रातों रात जाग कर अपने माता पिता के खून पसीने की कमाई से पढ़ाई की, उनके हाथों में डिग्री है और वो डिग्री सिर्फ कागजी है, उनको नौकरी नहीं। भला संसद में वंदे मातरम के ऊपर बहस होनी चाहिए कि बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के ऊपर बहस होनी चाहिए? बस ये हैं बातें जो एक संत व्यक्ति को
राजनीतिक चैनल खोलने पर मजबूर किया। ये कारण है। मैं राजनीतिज्ञ नहीं हूं, ना राजनीतिज्ञ बनना चाहता हूं। राजनीति तो शुरू से मैं बोलता हूं कीचड़ है। जिसने जल्दी से धन कमाना हो वह राजनीति में आ जाए भ्रष्ट तंत्र से। लेकिन याद रखो, किसी के खून पसीने का अगर तुम पैसा छीन लोगे तो चैन तुम्हें भी नहीं पड़ेगा। तुम्हें भी रात को नींद की गोलियां खा के सोना पड़ेगा। इसी व्यवस्था को बदलने के लिए मैं आया था। आज स्पिरिचुअल लोग झूठ बोल रहे हैं। राजनीतिक लोग तो झूठ बोलते ही आए हैं। आज तो स्पिरिचुअल लोग भी झूठ बोल रहे हैं। ऐसे में क्या किया जाए? घोर अंधकार है। इस अंधकार को मिटाने के लिए, कमती करने के लिए ही मैंने इस चैनल की शुरुआत की थी। और अभी कुछ भी नहीं हुआ है। गोल्डन स्पैरो चैनल की शुरुआत के बाद ना तो कोई इलेक्शन हुआ, इलेक्शन भी नहीं हुआ, आपने वोट में नहीं डाला, अभी कोई तंत्र भी नहीं चुना गया। अभी से मैं क्या कर सकता हूं? अभी से मैं किसको तो प्राइम मिनिस्टर बना दूं, किसको होम मिनिस्टर बना दूं, किसको कौन सा रुतबा दे दूं, किसको कौन सी जिम्मेदारी सौंप दूं? अभी वो वक्त नहीं है। इसलिए मैं आपसे यही अनुग्रह करता हूं। पहली बात तो आप ये दिमाग में से निकाल दो, ना तो मेरी कामना है, लालसा मिट गई, ना ही मेरा स्वास्थ्य इजाजत देता है। जिस व्यक्ति ने 14 साल से अन्न का एक दाना भी नहीं खाया, अगर मुझे 60 फुट दूर बाहर के दरवाजे तक जाना हो तो मैं जा नहीं सकूंगा। इतना दुर्बल शरीर है। मैं अपनी कमियां बता रहा हूं, किसी की नहीं। लेकिन मेरा दिमाग से ही काम करता है। बात दिमाग की है। मैं जिससे पूछता हूं वो तंत्र सही काम करता है। वह गलत कभी भी फैसला नहीं देता। आपके लिए कर रहा था, आपके लिए ही ये चैनल, और चैनल के ऊपर जो फॉर्म भरना था वो आपके लिए है। अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा तो उसे भर दीजिए। आपकी बेहतरी के लिए हो रहा है काम, इसमें किसी का कोई निजी स्वार्थ नहीं। भारत पर वही लोग राज करेंगे जो वासना और लोभ भ्रष्ट आचरण के विरुद्ध होंगे और विहीन होंगे। राज करेगा खालसा, खालस व्यक्ति राज करेगा, शुद्ध व्यक्ति राज करेगा। आकी रहे ना कोई, दुष्ट व्यक्ति कोई नहीं रहेगा। जिसके ऊपर कत्ल के इल्जाम, जिसके ऊपर चोरी, घर से चोरी करके भाग गया, स्त्री से शादी करके उसको धोखा दे गया, ना बेचारी इधर की ना उधर की, आपसे छलावा किया, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, तो फिर मैं आपसे कुछ नहीं पूछता। आपको पता ही है क्या किया। यह जो मनादी हो रही है ये सब पेड़ तंत्र है। इनको हर चीज के पैसे मिलते हैं। मनादी करने के, व्हाट्सएप पर
कोई किसी की बेइज्जती करनी, कोई क्लिप डालनी, कोई नफरत की आग फैलानी, इनको पैसे मिलते हैं। और बेरोजगारी के आलम में जवान बच्चे और करें भी क्या बेचारे, मजबूरी है। तो तुमने कहा कोई व्यक्ति राजगद्दी पे बैठेगा, बिल्कुल बैठेगा, कोई भी बैठेगा, लेकिन वो बेईमान नहीं होगा। और कम से कम मैं तो शुरू से ही कह रहा हूं, मैं नहीं बैठूंगा, मैं सिर्फ आपके तंत्र को सही करूंगा। आज भी यही कहता हूं, पहले भी मैंने यही कहा, तंत्र को सही करूंगा। मैं वो व्यक्ति बैठाऊंगा जो ना तो झूठ बोलते हैं, न चोरी करते हैं, ना नाजायज धक्के से राजगद्दी पे बैठना चाहते हैं, जो लोकतंत्र की कदर करते हैं। आपने किसे वोट डाला वो स्वीकार करते हैं आपकी इच्छा को। अब आपकी इच्छा तो ये है कि कोई विशेष पार्टी सत्ता में आए, लेकिन ये खरीदा हुआ तंत्र घोषणा किसी और की कर देता है। एक व्यक्ति के अगर 50-50, 60-60 वोट बन जाएं और उनका घर नंबर हो 0 और उनका एड्रेस भी ना मिले, और कितने कितने बार विदेशी महिलाएं हरियाणा में वोट डाल गईं, ये सब सबूत आपको राहुल गांधी ने दिए हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। जबकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हमारे प्रजातंत्र को, हमारे लोकतंत्र की रखवाली के लिए बैठा है पहरेदार की तरह। उसने भी अपना कर्तव्य नहीं समझा। यह कोई बात नहीं कि कोई आके कंप्लेंट करेगा फिर ही तुम कोई एक्शन लोगे, नहीं, स्वतः संज्ञान भी लिया जा सकता है। जब आप देखो कि देश की आज़ादी और जिस संविधान को तुम व्याख्यायित करने के लिए बैठे हो जज महोदय, वह खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, तो उसको बचाने का दायित्व आपके पास है, क्योंकि गद्दी आपके पास है, सही गद्दी, न्यायिक गद्दी आपके पास है। जनता इसमें कुछ नहीं कर सकती। लेकिन अब तक किसी भी वाहिद समस्या का समाधान हुआ ही नहीं। इलेक्टोरल बॉन्ड बता दिया चंद्रचूड़ साहब ने, ये अवैध हैं, लेकिन अवैध हैं कहना ही तो काफ़ी नहीं है। फिर वो रुपया कहाँ से आया और क्यों आया, और उसकी एवज में चंदा देने वालों को क्या मिला? क्या उसने देश को लूट तो नहीं लिया? ये सभी बातें उस कुर्सी पर बैठे हुए व्यक्ति ने तय करनी थी, जिसने की नहीं, जो बाद में गणेश जी की पूजा करते हुए नजर आता है। मुझे तो तब पता चला कि ये तो गोबर भक्त है, जो मूर्ति पूजन में लगा हुआ है। अभी इसकी अभी ये धारणा ही नहीं टूटी कि मूर्ति तो जड़ होती है। तो आपने कहा, मेरे गुरु के गुरु ने कहा था कि कोई आध्यात्मिक व्यक्ति गद्दी पर बैठेगा तो कल्याण होगा। बिल्कुल, कोई भी आपके गुरु और गुरु की बात नहीं है, किसी भी व्यक्ति से पूछ लो, यह तो एक सत्य बात है। सात्विक व्यक्ति, झूठ न बोलने वाला व्यक्ति, चोरी न करने वाला व्यक्ति, आंकड़ों को उलट पुलट करके दिखाने वाला व्यक्ति अगर हो, सदा ही झूठी बात कहे और देश का व्यर्थ की बहसों के अंदर पैसा जाया करता रहे, तो देश तरक्की करेगा कैसे? पहले तो अंधेरे में रखा गलत वायदे करके, वायदे ना निभाने की
बजाय निभाने के बजाय इन्होंने वंदे मातरम पर बहस करना शुरू कर दिया। अब जो आज पार्लियामेंट में चर्चा होती है, राज्यसभा में चर्चा होती है, उसका कोई मतलब लगता है आपको? वह आपके जीवन की समस्याओं से संबंधित बात है। आप जो कर के रूप में टैक्स देते हैं वह इस बकवास को सुनने के लिए देते हैं कि यह लोग जो आपने चुना यह वहां जाके यह बकवास करें, यह कंपटीशन करें कि कौन ज्यादा ईर्ष्यालु बात बोलता है, कौन ज्यादा आग लगाता है। यह तो कंपटीशन हो गया, और कंपटीशन हो गया आग फैलाने का। फैलाना था प्रेम, कंपटीशन हो गया नफरत फैलाने का। तो देश कहाँ जा रहा है? और यह व्यक्ति किसी का भी सम्मान नहीं करता, आपने देख लिया। फिर आज नहीं कल लगेगी आग तो आएंगे घर सभी जद में। तो इनको वोट डालने वाले भी दुखी हो जाएंगे एक दिन। अगर 12 सालों में कुछ नहीं हुआ तो क्या क्रांतियां 1000 सालों में घटती हैं? आदमी की उम्र कितनी है? 13 साल के करीब शायद गुजरात में राज कर लिया। 12 साल 25 साल हो गए। दोष लगने की बजाय सिर्फ इसका खरीदा हुआ मीडिया हाउस इसकी प्रशंसा कर रहा है, और जनता, आम जनता जो वोट देती है वो तो प्रशंसा नहीं कर रही। फिर ये साहब कहते हैं कि मुझे 3 किलो गाली पड़ती है। भी तुम गाली खाने जैसा काम क्यों करते हो जिससे लोग तुम्हें गाली निकालें? जवाहरलाल नेहरू को तुम गालियां निकाल रहे हो। जवाहरलाल नेहरू के वक्त जो लोग थे वो गालियां नहीं निकालते थे, वो तो सीधा कॉलर पकड़ते थे जाके। और तुम तो 7 लेयर की सेफ्टी में रहते हो, तुम्हें पता है पाप घने किए हैं। जवाहरलाल आम फिरता था, मैंने उन्हें सुना है, इसी जीवन में सुना है। जब वो सुना रहे थे बात कि किसी व्यक्ति ने आके मेरा गला पकड़ लिया, देश आजाद हुआ, हमें क्या मिला? तो जवाहरलाल के आपके मुख से मैंने ये बात सुनी। जवाहरलाल कहते हैं कि एक प्राइम मिनिस्टर के गले में एक साधारण नागरिक आके गले में हाथ डाल ले, इतनी आज़ादी के अलावा मैं आपको और ज़्यादा आज़ादी क्या दे सकता हूँ? आज किसी में हिम्मत है? इतनी आज़ादी हमारे तथा कथित प्रधान सेवक किसी को दे पाएंगे? कल ही मैं कह रहा था कि भाई स्त्रियों से विशेष रूप से जो लोकसभा में जाएं वो अपने दांत बाहर निकलवा के आया करें। तुम हैरानगी मत मानना मेरी बात की। जो स्त्रियां भीतर जाएं लोकसभा के भीतर, अपने दांत बाहर निकलवा के आया करें। क्योंकि ओम बिरला जी को यह शक है कि आप दांतों से प्राइम मिनिस्टर जी को काट लोगे। भला जब कोई बातें होती हैं करने वाले। स्त्रियां दांतों बाहर रख के आए, निकलवा के आया करें। अगर नहीं भी, अगर असली हैं तो भी निकलवा के आया करें। बाद में चोपा चढ़ा लेंगे, कोई बात नहीं। साहब के लिए इतना त्याग तो तुम कर ही सकते हो। रेफरी हमेशा निष्पक्ष हुआ करता है।
ना लोकसभा के स्पीकर निष्पक्ष, ना ही चुनाव आयुक्त निष्पक्ष, किसी बात का जवाब नहीं देते। प्रधानमंत्री जी तो मौन साधे ही रहते हैं। यह कोई लोकतंत्र नहीं है भाई, तुमने तमाशा बना दिया। तुम तमाशबीन हो, लोगों को दुखी होते हुए देखकर तुम्हें मजा आता है, और यह लक्षण है गलत मानसिकता का, दुखी मानसिकता। ये लक्षण बताती है दूसरों को दुखी देखना चाहती है। सुखी व्यक्ति कभी कामना नहीं करेगा कि सामने वाला व्यक्ति दुखी हो जाए। सुखी व्यक्ति कामना करेगा कि सभी सुखी हों। अगर कोई व्यक्ति ये कामना करता है कि अगर मुझे राज्य मिल गया तो सभी मैं दुखी बना दूंगा, न खाऊंगा न खाने दूंगा, भूखों मारूंगा, न खाऊंगा न खाने दूंगा, भूखों मारूंगा, तो यही बात हो गई ना। रोज ऐसा काम करूंगा, एक दिन भी तुमने चैन से गुजारा? जब से मोदी जी ने कुर्सी संभाली है तब से आज तक एक दिन भी तुमने चैन से गुजारा है? वो दिन याद करके बता दो। कभी इसने आत्ममुग्धता की बात ना कही हो, वो क्षण बता दो। कभी इसने शेख चिल्ली की तरह बातें न बघारी हो, वो क्षण बता दो। कभी इसने कुछ खुद किया हो, बता दो। झंडी जरूर दिखाई, झंडी तो जेब में रहती है हमेशा। देखिए, ना तो लोकतंत्र की निशानी है, और जिनको मुफ्त में चीज मिल जाए, मैंने बहुत बार कहा है, RSS राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, स्वतंत्रता संग्राम में इनकी एक चिड़िया भी नहीं मरी। इनको भारत देश स्वतंत्र बिना किसी कुर्बानी का मिल गया। तो स्वतंत्रता की कीमत कौन जानते? जिन्होंने बलिदान दिया। ये तो वो खुश नसीब प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने जन्म ही स्वाधीन भारत में लिया। अब ये गौरव की बात है या शर्म की बात है? चलो, तुमने तो बाद में जन्म लिया, तुम्हारे बाप दादा इन्होंने क्या किया? दूसरों से पूछते हो कि तुमने ये किया, तुम पहले अपने पीढ़ी के नीचे लठ चला के देखो कि तुम्हारे बाप दादाओं ने की क्या? कोई देश की आज़ादी के लिए कुछ किया? दूसरों से क्या पूछते हो तुम? तो पुत्र, तुमने प्रश्न तो सही किया है। और मैं इस चैनल को, इस वीडियो को सुनने वाले प्रत्येक व्यक्ति से कहूँगा कि वह इस फॉर्म को भरे, क्योंकि हमने ईमानदार, सत्यनिष्ठ और परिश्रमी व्यक्तियों को आगे लेके आना है। और इस महान भारत भूमि में वृहद संपदा छिपी पड़ी है, इंटेलिजेंसी की, मेरिट, बहुत शानदार दिमाग बैठे हैं। लेकिन झगड़ा कहाँ है? झगड़ा ये है कि कुछ लोभी तरह के लोग जो सत्तासीन हैं इस वक्त, वो उस प्रतिभा को, उस मेरिट को भरने नहीं देते। इनको गद्दियों से उतारना आवश्यक है। इसके लिए मैं जिम्मेदार उन्हें ही मानता हूं जिन्होंने किसी लोभ के कारण इन्हें लाठियों का सहारा दे दिया, मिस्टर नीतीश कुमार और मिस्टर नायडू। अगर सहारा न देते तो जो थोड़ा बहुत बचा खुचा ज्ञानेश कुमार जी ने किया था, सब खरीदा हुआ है यहाँ।
फिर दोबारा से इलेक्शन कराने पड़ते हैं। या दूसरा तंत्र बैठता, और दूसरा तंत्र जो भी बैठता वह बस इतना है कि इतना सूटड़ बूटड़ नहीं होता। उसको 5,000 रुपये की हेयर कटिंग सैलून की एक्सपर्ट नहीं चाहिए थे कि दिखने में सुंदर लगूं, बस दिखावा करने ही जानते हैं जी। पता नहीं कितने जन्मों के भूखे हैं। दिखावा कर लूं, जितना ज़्यादा से ज़्यादा पहन सकता हूं पहन लूं, जितना ज़्यादा से ज़्यादा खर्च कर सकता हूं जहाज़ों में घूम लूं। कहाँ से भूखमरे बैठा दिए हमने गद्दी पर, और कायर इतने कि स्पीकर साहब कहते हैं कि मुझे कुछ औरतों की मनोवृत्ति गलत लगी। और मनोवृत्ति गलत क्या लगी कि यह दांत काट सकते थे, तो भाई रेबीज का इंजेक्शन लगवा देते। कोई ये पागल कुत्ते भी नहीं है। अब देखिए क्या क्या बातों के ऊपर वक्त बर्बाद होता है। जिस देश को चलाने के लिए टैक्स पेयर का खून पसीने की कमाई का पैसा तुम खजाने में जमा करा देते हो, वो किन किन बहसों में, किन किन कामों में लगता है। कोई काम की बात हुई नहीं, बस सिर्फ योजनाएं बनाई जाती हैं। योजनाएं बनाई जाती हैं, और वो भी सारे पुराने तंत्र को तोड़कर। 10,000 रुपये दे दो पर पर्सन, जब वोटिंग हो रही हो वोट डलवा लो 1.25 करोड़। तो भाई कोई भी मूर्ख व्यक्ति समझ सकता है कि आएगा तो मोदी ही। यह कोई चमत्कार नहीं है साहब का। साहब ने कोई काम नहीं किया है, अच्छी तरह से आंखें खोल के देख लो। विदेशों में कोई डंका नहीं है। पुराना कोई भी प्राइम मिनिस्टर विदेशी ताकतों के आगे इतना नहीं झुका जितना हमारे साहब झुक गए। सर क्या मैं आ सकता हूं? अब ये भारत की बेइज्जती नहीं तो और क्या है। किसी ने बुलाया नहीं, किसी ने न्योता नहीं दिया, अपने आप ही चले जा रहे हैं वहाँ, और हर बात मान रहे हैं। क्यों मान रहे हैं? कोई तो गड़बड़ है ना। तुमने अपना चेहरा कुछ दिखाया होगा, और उसके विरुद्ध कुछ सबूत होंगे इन लोगों के पास, वह पिस्टन फाइल हो या कुछ और हो। ये राज तो आपको ही पता है। क्यों झुकते हो आप? 2 देशों में युद्ध हो रहा है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान में। अनाउंस करता है राष्ट्रपति ट्रंप कि मैंने युद्ध रुकवा दिया है। क्या बात भाई, हम में युद्ध जीतने की ताकत नहीं है इंदिरा गांधी की तरह? या फिर इतने बैंड क्यों हो रहे हैं? क्यों झुके हैं इतने? एक व्यक्ति की ऐयाशी के कारण सारा देश भुगते दुख को। यह कहाँ की फिलॉसफी है? कहाँ का न्याय है? ऐयाशी, मूर्खता, धूर्तता तो करे एक व्यक्ति, उसका परिणाम भुगतें 146 करोड़ जनता। यह देश के साथ न्याय हो रहा है? ट्रंप की क्या मजाल है? ट्रंप की क्या मजाल है? कौन होता है ट्रंप हमारे देश में? हमारे देश की समस्याओं से, हमारे देश में किसी प्रकार की हुकूमत चलाने का नहीं। साहब का कोई लूप पोल उसके पास है। तो फिर अयाश करे एक व्यक्ति, पता नहीं कितने जन्मों का भूखा है ये व्यक्ति। इतनी वासनाएं भरी पड़ी है।
लोग सिर्फ इसकी वासनाओं की पूर्ति हेतु ही काम करते रहते हैं सारा दिन। ये चलेगा नहीं भाई। हाँ, मैंने इसीलिए इस चैनल का निर्माण किया था और मैं आराम से चल रहा हूं। क्यों? क्योंकि कोई जल्दबाजी का कारण भी नहीं है। अभी तो जैसे तैसे बाएं दाएं करके इनकी सरकार बना ली, कर रहे हैं, तो जनता को भुगतने पड़ेंगे, बशर्ते कि कोई ऐसा काम ना हो जाए कि वो सब सृष्टि को चलाने वाला परमात्मा इनका दिमाग बदल दे, फेर दे। खुद तो ये उतरते नहीं, या तो इनको जनता वोटिंग के द्वारा उतारेगी, या जनता विद्रोह करेगी। इसके अतिरिक्त कोई चारा है ही नहीं, क्योंकि सारे तंत्र और सारी संस्थाएं इन्होंने खरीद ली। ऐसे ही इनका कोई तीसरा नेत्र नहीं जग गया है। जो परिणाम आने से पहले ही कह देते हैं आएगा तो मोदी ही। कमाल की बात है। मैं देख रहा हूं किसी का तीसरा नेत्र नहीं खुला है, बल्कि रोज बद से बदतर होती जाती है दुनिया, हिंदुस्तान की प्रजा। फिर ये फार्मूला कहाँ आता है? फार्मूला आता है गणित से। गणित साफ है। जब 1.25 करोड़ वोट 10,000 प्रति वोट के हिसाब से खरीद लिया गया, और वो भी चलती वोटिंग के अंदर, तो फिर आएगा तो मोदी ही। यह बुद्धि बता ही सकती है। कितने भी पागल हो बुद्धि, इतना सा तो कैलकुलेशन कर ही लेगी। तो तुमने पुत्र ठीक कहा, कोई संत आएगा, वह ईमानदार होगा, वह इकट्ठा नहीं करेगा। कोई लाल बहादुर शास्त्री जैसा, अगर उसने एक कार भी लेनी तो वह कर्जे के ऊपर ली थी, और उस कर्जे की किस्तें ललिता शास्त्री ने चुकाई बाद में, मरने के बाद। ऐसा कोई आए तो आज तंत्र बदले, और ऐसे व्यक्ति की आपको जरूरत है, और मेरे पास बंदा है वो। तो इसलिए मैंने चैनल खोला था। आपको वो व्यक्ति नजर नहीं आता, मुझे नजर आता है, मैं उसे जानता हूं। मैं आपको तंत्र दे सकता हूं ईमानदार, और ईमानदार तंत्र ही जड़ है खुशहाली की। ईमानदार तंत्र ही देश को चाहिए होता है। जो उर्ल पुर्ल करके इधर उधर के ध्यान भटका के आपका वक्त खराब करे और 5 साल बीत जाए, और फिर कोई ऐसी वैसी कारनामा कर दे और फिर वोटों में जीत जाए, या संस्थाएं खरीद ले, ऐसा व्यक्ति तो आपकी सही जरूरतों को, तकलीफों को, समस्याओं को, कमियों को पूरा नहीं कर सकेगा। रोज रोज रोजगार मांगने वाले नए पैदा हो रहे हैं। पहले ही बेरोजगार बहुत ज़्यादा है। क्या करोगे आप? आपके पास क्या प्लान है? लेकिन प्लान तो इनके पास बहुत है। सैकड़ों प्लान से इन्होंने योजनाएं खड़ी कर दी। किसी पे काम हुआ? किसी पे काम हुआ? हम देख रहे हैं, नहीं हुआ। इसलिए आपको आपके गुरु के गुरु कहते थे, ऐसा नहीं है। ये एक तथ्यात्मक सत्य है कि ऐसा व्यक्ति ही अगर राज करने में आएगा, राज करेगा खालसा, प्योर व्यक्ति हो, बिल्कुल कोई बेईमानी ना हो, हृदय में कपट छल ना हो, कोई आपको भटकाने की मंशा ना हो, खुद भोगने की मंशा ना हो। वह ही कल्याण कर पाएगा।
तो पुत्र आपने आपका काम जो है वो आपको करना चाहिए, ताकि ऐन वक्त पर कोई हड़बड़ाहट ना हो, हमें मुश्किल पेश ना आए। देश के तंत्र को चलाने के लिए कोई 10, 20, 50 या 10, 20, 50 हजार लोगों की जरूरत नहीं होती, करोड़ों व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, और वो हमने चुनना है। और चुनना कहाँ से है? कोई विदेशों से थोड़ा लेके आएंगे, आप में से ही चुनना है। आप में से ही कोई प्रतिभावान व्यक्ति किसी न किसी गद्दी को सुशोभित करेगा। मैं सिर्फ आपके लिए भूमि तैयार करने वाला हूँ। भूमि तैयार करूँगा, भूमि को बोऊंगा, हल चलाऊंगा, पानी लगाऊंगा, उसमें खाद सब कुछ छिड़कूंगा और बीज डालूंगा, और आपको फसल तैयार मिलेगी। लेकिन इतना तो कर लेना आप कि फसल को काट तो लेना। बस इसीलिए मैंने ये चैनल चलाया था। आज भी लोग रोज आ रहे हैं, रोज संख्या बढ़ रही है। मैं बराबर निगहबान हूं इस बात का, लेकिन ज़्यादा ढील करना भी उचित नहीं होगा, क्योंकि मेरा ऑलरेडी जो चैनल है वो आध्यात्मिक है। और ये ठीक है कि मैं अपना आध्यात्मिक चैनल करीब करीब पूरा बोल चुका हूँ। पहले आध्यात्मिक चैनल बोला, फिर रहस्य के ऊपर बोला, अब मैं लीला के ऊपर बोला। और लीला का मैं आखिरी अध्याय पूर्ण रूप से बोल चुका हूँ, मैंने वो संपन्न कर दिया है। अब मेरे पास वक्त है, वक्त है उन लोगों के चुनाव करने का, कौन किस प्रकार का भार उठा पाएगा। आपकी सभी की देशवासियों की जरूरत है। कृपया ढील मत करें। संकट काल है, अमृत काल नहीं है, संकट काल है। इस संकट काल में तुम मेरी बात समझो, तुम्हें भी पता है संकट काल है, कोई अमृत काल नहीं। अमृत काल सिर्फ प्रचार के लिए है, वास्तविकता तो ये है कि यह संकट काल है। और संकट काल से हमने देश को उबारना है, और आप अपना कर्तव्य निर्वहन करें। आपका कर्तव्य क्या है? जो हमारी वेबसाइट बनी है, उस वेबसाइट के ऊपर जाओ, गोल्डन स्पैरो के ऊपर, उस वेबसाइट के ऊपर आप अपना सारा आंकड़ा डाल दो। हमें सिर्फ वोटर्स की जरूरत नहीं है, सिर्फ वोटर्स की जरूरत नहीं है, मैं कहता हूं सिर्फ हमें तंत्र को संभालने वालों की भी जरूरत है। और तंत्र को संभालने वाले हमने पहले से छांटने हैं। अबड़ा दबड़ी के अंदर गलत आदमी चुनाव हो जाएंगे। इसलिए तुम्हारा भी यह कर्तव्य बनता है कि तुम लगातार इस चैनल के ऊपर निगाहबान रहो, ये आगे की आगे प्रसारित करो तुम। हम हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया बनाना चाहते हैं, और सोने की चिड़िया तब बनेगी जब किसी मंदिर में से सोना चोरी नहीं होगा। समझ आती है आपको? हाँ। जब कोई व्यक्ति घर के जेवरात चुरा के, उसको चोरी की आदत है, और फिर वो वोट चोरी करे कि केदारनाथ का सोना चोरी करे। चोर तो एक ही है, एक ही है, दूसरा कोई है ही नहीं। परमात्मा भी एक ही है, हंसो मत। उस एक का हमें पता है। तो कृपा करो, आप अपने उत्थान के लिए खड़े हो जाओ, कमर कसो। यह चैनल आपका है, यह देश भी आपका है,
यह खुशहाली भी आपको ही मिलेगी और प्रयास भी आप सबका सामूहिक होगा। या कि सिर्फ 5 किलो अनाज में सारी जिंदगी गुजार दोगे? तुम अपने आने वाली नस्लों को क्या ये 5 किलो अनाज दे के चले जाओगे? 2047 में अभी 21 साल पड़े हैं, 21 वर्ष। और भूख तो जब लगती है तो 2 घंटे इंतजार करना मुश्किल हो जाता है। ध्यान रखो, आप क्या देके जाओगे अपनी नस्लों को, फसलों को? क्या ये जहरीला पानी? क्या ये जहरीली हवा? क्या ये जहरीली धरती? नहीं, आपको उठना होगा, आपको उठना होगा। और अगर आप अब नहीं उठोगे तो फिर तो आपको प्रेरणा देने वाला भी चला जाएगा। ऐसा मत होने दो। मेरे होने का लाभ उठाओ। मैं कुछ भोगने की इच्छा रखता नहीं, मेरी कुछ भी इच्छा नहीं है। न जीने की इच्छा है, न भोगने की, न खाने पीने की, न घूमने की। मैं एक स्थान पर बैठा हूं, आप मुझे देख सकते हैं। मेरी कोई तमन्ना नहीं। तो आपने कहा तो ठीक है, लेकिन मैं खुद तो राज नहीं करूंगा, क्योंकि मैं राज तो कर ही रहा हूं। और आपका जो राज सुख देता है वो सुख नहीं होता, वो वास्तविक तो बोझ होता है। मैं जिस सही असली राज में हूं, कागजी राज में नहीं हूं, मैं असली राज में हूं, असली राज को भोग रहा हूं। और वो असली राज का नाम है आनंद। मैं उसको भोग रहा हूं। और मैंने बैकग्राउंड बनाई थी स्पिरिचुअलिज्म की, उस आनंद का रस पीने की। लेकिन क्योंकि उसकी जो बैक फाउंडेशन है वो रखी जाती है भरे पेट में, तो आपका पेट भरना आवश्यक था, आपका तन ढकना आवश्यक था, आपका सिर ढकना आवश्यक था। इसीलिए मुझे ये चैनल चलाना पड़ा, क्योंकि आपकी शरीर की ज़रूरतें पूरी होंगी तो आपका ध्यान जाएगा परमात्मा की तरफ। भूखे पेट तो रोटी ही सूझती है, भरा हुआ पेट परमात्मा को जानने की इच्छा रखेगा। भूखा पेट परमात्मा नहीं, रोटी खाने की इच्छा रखता है। आज के लिए इतना ही। बस आपसे बार बार अनुरोध करूंगा, अभी वक्त पर है, अभी 3 साल के करीब है, इसलिए मैं भी मंद मंद गति से चल रहा हूं। लेकिन मेरी मंद गति को देखकर आप मंद ना हो। आप दूर दूर तक, हिंदुस्तान बहुत बड़ी सीमाओं में है, दूर दूर तलक। देखिए, मैं तो बाहर नहीं जाता, आप तो बाहर हो। आप आपस में इंटरकनेक्ट होके अपनी बातों को फैला नहीं सकते कि हमने देश को इन तानाशाहों से, ये भी तो गुलामी का प्रतीक है, इनसे मुक्त नहीं करवाना है हमने। दूसरी बार फिर आफत आन पड़ी है हमारे देश पर, और इतने कम वक्त में आफत आ जाएगी हमें अंदाजा भी नहीं था। सो आप उठो, आप लोगों को कनेक्ट करो, लोगों तक यह उपदेश पहुंचाओ, लोगों को प्रेरित करो। आपका सवाल है, आपकी नस्लों का सवाल है, आपकी फसलों का सवाल है। अन्यथा तुम तो गिरवी रख दिए गए हो। अब उस गिरवी रखे हुए मुल्क को मुक्त कैसे करवाना है, यह हमने सोचना है। गिरवी तो आप रखे गए बिला शक, तुम्हें पता भी नहीं है। लेकिन अब इस गिरवी रखी हुई चीज को छुड़ाना हमने है। उठो, वीर बनो, अपनी पूर्ण आत्मा को जगाओ। फिर से हमें ये संग्राम लड़ना होगा। लेकिन संग्राम
हिंसक नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज तो लोकतंत्र ने हमने अहिंसक फार्मूला दे दिया, और वो अहिंसक फार्मूला है वोट का। वोट की चोट से इनको गद्दियों से उतार दो। देश के प्रत्येक नागरिक से मेरी मार्मिक अपील है कि आप स्वयं और स्वयं के परिवार की रक्षा करने के लिए अब जाग जाओ। सो बहुत लिए, सोते सोते तो तुम्हारी लुटिया डूब गई। इस समझदारी के हैरत अंगेज कारनामे तो आपने देख लिए, विकास तो बहुत हो गया, इसलिए अब आप उठो। वह विकास कागजी है, अब सार्थक विकास करें, ताकि हमारे आने वाली फसलों को, नस्लों को हम जवाबदेही कर सकें। धन्यवाद।